नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसको हम यहाँ पर लास्ट सेशन में ही शुरू कर चुके हैं। और काफी सारी चीजें हमने अपने लास्ट सेशन में इस एग्जाम पेपर के बारे में जाना। और जैसे कि मैंने आपको पूरा ये पेपर जो है एक तरह से पूरा डिस्कस आपके साथ कर दिया है, यानी कि पूरा पेपर जो है किस तरह से आपने अटेंड करना है, कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट करते हुए, समय का ध्यान रखते हुए पेपर को सॉल्व करना है, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। और अब मैंने आपको यहाँ पर शुरू किया है कि पेपर में किस तरह से आपका पैटर्न आता है, यानी कि किस तरह का पैटर्न होता है, क्या आपका सबसे पहले आता है और क्या किस तरह के आपके प्रश्न आते हैं। तो पूरा पैटर्न भी हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह से आपका काव्य खंड आएगा, किस तरह से आपका गद्य खंड आएगा, किस तरह से आपका व्याकरण आएगा, किस तरह से आपका पठित गद्यांश आएगा, किस तरह से आपकी संस्कृत आएगी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम यहाँ पर प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में कुछ निर्देशों को पढ़ने के बाद जो पहला प्रश्न है उसको सॉल्व करना शुरू किया था। तो देखिए, निर्देश तो हमने यहाँ पर पढ़े थे, उनके बाद हमने पहला प्रश्न जो है शुरू किया था। तो जो पहला प्रश्न था वो हमारा था कि गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो निर्देश थे वो इस तरह के थे कि यहाँ पर दो खंड दिए गए हैं, अ और ब, और दोनों में सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। और उनके उत्तर यथा संवत और क्रमवार आप लिखें, ये वहां पर लिखा गया था। तो देखिए, पहला जो प्रश्न था वो हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके थे। पहला प्रश्न जो कि 7 नंबर का आपका एक अपठित गद्यांश है। और आप देखेंगे ये जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा गद्यांश था। जैसे मैंने कहा कि केवल पढ़ने के इरादे से, कि केवल आपने पढ़ना है उसको, इस तरह से उसको ना लें। उसको आप, जैसे मैंने जब बताया कि पढ़ के बहुत सारी चीजें यहाँ पर इसमें सीखने वाली भी थी। तो लास्ट सेशन में जिस तरह से हमने पेपर को डिस्कस किया, उस प्रश्न को डिस्कस किया, तो काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया आपको। और उससे जुड़े हुए जो 5 प्रश्न थे, उन 5 प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जिसमें से एक प्रश्न जो कि आपको होमवर्क दिया गया था, और मैं आशा करती हूं कि आप सभी ने उसको कोशिश की होगी सॉल्व करने की। और जिन बच्चों ने नहीं किया है उनको फिर से आज यही होमवर्क दिया जा रहा है। 1 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है। एक उपयुक्त आपने इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक आपने बताना है। बाकी देखिए, कुछ प्रश्न आपके 2 नंबर के हैं, कुछ प्रश्न आपके 1 नंबर के हैं। तो इस तरह से आपका टोटल जो है ये 7 नंबर का गद्यांश है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो चुका था, यानी कि प्रश्न 1 हम लास्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके थे। अब हम प्रश्न 2 को डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न 2, ये देखिए इसी तरह का पैटर्न है। ये पैटर्न मैंने आपको लास्ट सेशन में अच्छे से बता दिया था कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। संकेत बिंदुओं, ठीक है ना। संकेत बिंदुओं यानी कि ये जो आपको दिए गए हैं, ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर आपने, यानी कि इन्हीं को आपने हेडिंग बनाना है और इन्हीं के आधार पर आपने निबंध लिखना है, ठीक है ना। और जो वर्ड लिमिट आपको दी गई है वो केवल 250 दी गई है, 250 आपको वर्ड मीनिंग दी गई, वर्ड लिमिट दी गई है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको कहा कि कोई बच्चे आपने देखा होगा 10 पेज भर देते हैं निबंध लिखते वक्त, ठीक है ना। कुछ बच्चों की स्पीड जो है अच्छी होती है, लेकिन वो लिख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है 10 पेज भरते भरते अपने बाकी के पोर्शन को जो है छोड़ देते हैं, बाकी पोर्शन जो है उनका छूट जाता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, आपने वर्ड लिमिट देखनी है और उसमें आप 10, 20, 30 ऐसे इतने वर्ड्स आपके बढ़ सकते हैं। 300 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हैं। बाकी उससे ज्यादा आप बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि नंबर आपको उतने ही मिलने हैं। तो ये आप देखिए, यहाँ पर पहला टॉपिक जो है वो है जनसंख्या वृद्धि पर।
ठीक है ना। और 2 टॉपिक दिए गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन है, और यहाँ पर तीसरी चीज आपने देखनी है कि मात्र किसी एक विषय पर आपने लिखना है। 2 में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर, जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उनके आधार पर आपने लिखना है। पहला है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है ना। तो जनसंख्या वृद्धि में सबसे पहले भारत की जनसंख्या वृद्धि दर। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा जो जनरल नॉलेज है, जो जीके की बुक्स है, उनको थोड़ा सा टटोलना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको भारत के बारे में जो सामान्य ज्ञान है उसको आपने देखना पड़ेगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत में जो जनसंख्या है वो कितनी है, भारत की जनसंख्या दर कितनी है, ठीक है ना। और ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। थोड़ा सा नंबर्स का यहाँ पर रहेगा, तो उसको आप जरा सा देख लें घर से कि कितना, एक बार, क्योंकि इस तरह का निबंध आपका आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आप जरूर एक बार देख कर जाएं। और उसके बाद सबसे पहले कि वृद्धि दर क्या है, किस तरह से किस तरह से जो है वृद्धि हो रही है भारत की जनसंख्या में, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट, कि जब जनसंख्या वृद्धि होती है उससे क्या संकट जो है उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, जैसे हमें सबसे पहले हमने देखा था कुछ टाइम पहले जो है हमारे एशिया में या पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चाइना यानी कि चीन सबसे फर्स्ट नंबर पर था, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट नंबर पर था चीन, चाइना सबसे फर्स्ट नंबर पे था जनसंख्या की दृष्टि से। और उसके बाद जो है हमारा देश था इंडिया। लेकिन अब जो है हमारा देश इंडिया जो है जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पर हो गया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, किस तरह से जो है वनों का कटान हो रहा है, कितनी ज्यादा। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में अगर आप अभी क्लास 10th में हैं और काफी ज्यादा चीजें आपको याद होंगी कि आप जब क्लास फर्स्ट या सेकंड में होंगे तो आपके आसपास का एरिया कैसा होगा, कितने लोग वहां पर होंगे, कितने घर वहां पर होंगे, कितने मकान वहां पर होंगे, कैसी स्थिति वहां की होगी। और अब आप क्लास 10th में हैं, यानी कि ये 8-10 सालों में कितना चेंज आया है वो आप जो है थोड़ा बहुत बता सकते हैं। और उससे उत्पन्न संकट, क्या क्या संकट उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसमें आप बहुत सारे और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, सब पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे बेरोजगारी हो रही है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें हो रही है जनसंख्या वृद्धि से। जो चीजें जो जिन जिन चीजों का संकट आ रहा है, खाद्यान्न का संकट, ठीक है ना, कृषि योग्य भूमि का संकट, जल का संकट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप उसमें बता सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट वाइज, और उनमें 2-2 3-3 लाइनें लिख के। यानी कि इससे क्या होगा, आपका जो निबंध होगा वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालेगा, बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगा अगर आप पॉइंट लिख के उसके बाद उसके बारे में 1-2 लाइन लिखें, ठीक है। उसके बाद भविष्य में जनसंख्या की स्थिति, अगर जनसंख्या वृद्धि दर यही रही तो भविष्य में जनसंख्या की स्थिति क्या होगी, किस तरह से भविष्य में क्या क्या जो है नुकसान हमें होंगे, इसके क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा हमें, कैसी स्थिति रहेगी, कैसा पर्यावरण पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। अब देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के उपायों में भी आप इसमें 5-6 सब पॉइंट्स लिख सकते हैं और उसके बारे में आप जो है बता सकते हैं। जैसे आप जनसंख्या नियंत्रण के उपायों में सबसे पहले आप बता सकते हैं कि आपको शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। यानी कि जितना ज्यादा लोग जो है शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उनको जो है सब चीज के बारे में समझ आएगा कि कैसे अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो इसके क्या दुष्परिणाम है, क्या हमें आगे जो है परेशानियों का किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद हमें जनसंख्या जो वृद्धि है उसके दुष्परिणामों को लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या है इसके दुष्परिणाम, ठीक है ना। फिर जनसंख्या नियंत्रण के लिए जिन जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है या सरकार द्वारा जो जो चीजें चलाई गई है, उन सब चीजों के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो वो सारे उपाय आप यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखेंगे और उनके बारे में भी आप 2-2 अगर लाइन लिखें तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग आपका निबंध हो जाएगा। तो बहुत ही इजी टॉपिक दिए हैं दोनों के दोनों यहाँ पर,
लेकिन ऑप्शन आपका एक ही है, यानी कि आप दोनों में से जिस पे आपको ज्यादा सही लगता है, सटीक लगता है, जिस पे आपको लगता है आप ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं, उसको आप लिखें और आप पूरे के पूरे 8 नंबर यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही इजी चीज है। किस कारण से? इन पॉइंट्स की वजह से। ये पॉइंट्स की वजह से आपको जो है ज्यादा मेहनत यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। अगला है उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा। अब देखिए, आप लोग उत्तराखंड से ही हैं, हम सब उत्तराखंड से हैं, तो हम ना किसी न किसी उत्तराखंड के जो है कोने से हम हैं। कहीं ना कहीं जो है पहाड़ से हमारा, प्रकृति से हमारा जो नाता है वो बहुत पुराना है। तो किस तरह से जो है चेंजेस आ रहे हैं, कैसा प्राकृतिक स्वरूप है उत्तराखंड का, वो आप सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखिए पॉइंट दिए गए हैं। उत्तराखंड का प्राकृतिक स्वरूप, प्राकृतिक आपदा के कारण, आपदा की भयावहता, आपदा से निपटने के उपाय। तो सबसे पहले प्राकृतिक स्वरूप, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम सब किसी न किसी कोने से उत्तराखंड के प्रकृति से जुड़े हुए हैं, पहाड़ों से जुड़े हुए हैं। देखिए जो शहरों में भी रहते हैं, जैसे उत्तराखंड के भी बहुत सारे शहर हैं, जैसे हरिद्वार है, देहरादून है, या और उधम सिंह नगर है, या और भी बहुत सारे जो शहरी इलाके हैं, वहां के भी जितने लोग हैं, देखा जाए तो वो सारे के सारे पहाड़ों से ही विस्थापित होकर जो है यहाँ पर आए हुए हैं। एक तरह से कुछ पलायन के कारण जो है आए हुए हैं। तो लोगों का नाता जो है कहीं ना कहीं अपने पहाड़ से, अपनी प्रकृति से कभी ना कभी किसी न किसी तरह से रहा है। और इन सब चीजों का कैसे हमें यहाँ पर इफेक्ट कैसे पड़ता है प्रकृति पर, हमारे पहाड़ों पर, हमारी प्रकृति पर, पर्यावरण पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे सबसे पहले तो आप प्राकृतिक स्वरूप बताएंगे कि कैसा प्राकृतिक स्वरूप है हमारे उत्तराखंड का। ठीक है ना। उसके बाद आप बताएंगे, जैसे यहाँ पे बताएंगे कितना आपका यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, कितना आपका मैदानी क्षेत्र है, कितने हाइट तक यहाँ पर लोग जो है रहते हैं, कितने फीट की ऊंचाई तक लोग यहाँ पर रहते हैं। तो वो सब चीज आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप प्राकृतिक आपदा के कारण, रीजन क्या है प्राकृतिक आपदा के। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो हम जैसे रोड्स बनाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि सुविधाएं तो सबको चाहिए। जैसे पलायन हो रहा है तो उसका एक रीजन ये भी है कि गांव में सुविधाएं नहीं है, ठीक है ना। तो अब उसके लिए हम अगर रोड्स वहां पर पहुंचाते हैं तो उसके लिए पहाड़ों को तोड़ना पड़ता है, उनमें बॉम्ब ब्लास्ट करना पड़ता है। और जैसे बिजली उत्पादन के लिए, क्योंकि पहाड़ों पर जो है नदियां बहती हैं बहुत सारी, तो उसमें बिजली उत्पादन के लिए जो बांध बनाए जाते हैं उसके लिए उसमें भी। और जैसे पहाड़ों पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। अब आप देखेंगे कि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले अगर आप देखते तो मुझे लगता है कि या राजस्थान, हरियाणा, यहाँ के लोग बहुत कम उत्तराखंड में आते थे। दिल्ली तक या बस ये जो आसपास के हमारे क्षेत्र हैं, यहाँ के लोग। अब देखिए, आप अगर आप पहाड़ों पर जाते हैं गर्मियों में तो आपको वहां पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी कि बहुत सारे पर्यटक आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये एक तरह से उत्तराखंड के लिए काफी अच्छी चीज भी है कि यहाँ पर इस कारण से थोड़ा सा रोजगार बढ़ रहा है, थोड़ा सा एक तरह से लोगों को मौका मिल रहा है अपने उत्तराखंड को एक सामने रखने का, उसकी चीजों को, सारी चीजें आपने देखा होगा जिस तरह से लोग यहाँ पर आजकल बहुत सारे ट्रेडिशनल चीजें जो है बाजार में उतारी हैं लोगों ने। तो एक बहुत अच्छा चीज भी है। लेकिन जो ये पर्यटक होते हैं, ये किस तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या इसका जो है दुष्परिणाम है, किस तरह से जो है क्या रीजन है, तो वो सारी चीजें कारण में आप लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि रोड्स जा रही हैं और उस कारण से भी। उसके बाद प्राकृतिक आपदा की भयावहता। अब आप इसमें ना कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, जैसे केदारनाथ में जो प्राकृतिक आपदा आई थी, या उससे पहले मुंशियारी में जो पूरा लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे पूरा का पूरा गांव जो है बह गया था। और काफी सारे जो आप बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जो अभी तक जो है बड़ी बड़ी जो प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आई है, जिससे काफी सारे लोगों को एक तरह से बहुत सारा नुकसान जो है हुआ है जनधन का। तो यहाँ पर ये आप भयावहता बता सकते हैं उसकी। और उसके बाद आप बताएंगे कारण, निपटने के उपाय। कि आप देखिए, इस आपदा से ऐसा नहीं है कि पहले प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी, लैंडस्लाइड्स वगैरह पहले भी होते थे,
लेकिन अब जो है रीजन बहुत सारे मिल गए हैं, तो आपदाएं भी बहुत सारी आती हैं। तो क्या इनसे निपटने के उपाय हो सकते हैं, किस तरह से हम जो है काफी हद तक इनको कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मात्र जो है आपका 8 नंबर का ये है। तो बहुत अच्छे से देखिए, एक अच्छा आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं कि अगर आप अच्छा निबंध लिखते हैं तो पूरे 8 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे दोनों टॉपिक, बहुत इजी से आपके दोनों टॉपिक, जिसको आप मात्र 250 शब्दों में एक सुंदर सा निबंध लिखकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है और मैं आशा करती हूँ कि काफी ज्यादा हेल्प आपको हो जाएगी यहाँ से। और जैसे टॉपिक्स की बात है, तो टॉपिक्स जैसे मैंने कहा, अभी यहाँ पर जो है लगभग 5 से 6 सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें आपको निबंध से संबंधित बहुत सारे टॉपिक जैसे बेरोजगारी है, आतंकवाद है, या कंप्यूटर है, या शिक्षा की गुणवत्ता है, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स अभी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल आप अभी फिलहाल जिसको पढ़ा है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, आगे हम इसको अच्छे से दूसरे टॉपिक्स को भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था पैटर्न, एग्जाम का प्रश्न पत्र का पैटर्न जब डिस्कस किया था, तो उस टाइम पे ये भी आपको थोड़ा सा बताया था कि आपके 2 तरह के पत्र यहाँ पर आते हैं। कौन कौन से 2 तरह के पत्र? पहला पत्र आता है आपका एक जन्मदिन पर निमंत्रण जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र। ठीक है, तो आपका काल्पनिक नाम क ख ग, यहाँ पर आपको नाम नहीं लिखना है। और दूसरा है पर्यटन स्थल के 1 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण हेतु अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों की ओर से प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो 2 तरह के यहाँ पर पत्र हैं, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर किया था। और ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पत्र किसे कहते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो दोनों ही पत्र यहाँ पर आएंगे, और एक जो पत्र आपका एक ही आपने लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है अथवा में आपको दिया गया है, तो दोनों में से आपने केवल एक पत्र लिखना है। तो चलिए, इस पत्र के बारे में आप जरा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, और पत्र का थोड़ा सा जैसे प्रश्न मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, पढ़ लिया था, तो पत्र के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, पत्र होता क्या है, पत्र किसे कहते हैं, ये आप क्लास 3-4 से आपको लेटर लिखना, पत्र लिखना जो है सिखा दिया जाता है, वहां पर आप पत्र लिखने लग जाते हैं। तो पत्र होता क्या है? पत्र लेखन एक बहुत ही बड़ी और अद्भुत कला है, बहुत ही सुंदर कला है, बहुत ही अद्भुत कला है। और यह परिश्रम और अभ्यास द्वारा हासिल की जाती है। यानी कि पत्र लिखने का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी उसमें लिख दिया। अभी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको पत्र के बारे में बताऊंगी, और उसी को आप एक तरह से बिल्कुल सार्थक जो है पत्र आप उसको कहेंगे। ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही सुंदर अद्भुत कला है, और ये परिश्रम और अभ्यास से प्राप्त होती है। और सही ढंग से लिखा गया जो पत्र होता है ना, वो केवल हमारे प्रभुत्व को बढ़ाता है, बल्कि जो हमारे व्यक्तित्व की छाप होती है, क्योंकि पत्र में इंसान वो चीजें लिखता है जैसा उसका व्यक्तित्व होता है। ठीक है ना। जो वो क्या चीजें लिखता है जैसा उसका व्यक्तित्व होता है। तो पत्र में न केवल जो है मनुष्य अपने व्यक्तित्व की छाप पाठक पर छोड़ता है, बल्कि पत्रों के माध्यम से हम एक दूसरे के दिलों पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। पत्र के माध्यम से हम एक दूसरे के दिलों पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि मैत्रिक संबंध भी बढ़ा सकते हैं, और समाज को अपने वश में कर सकते हैं। हम अपना मैत्रिक संबंध बढ़ा सकते हैं लोगों के साथ, समाज को अपने वश में कर सकते हैं। यानी कि समाज को एक तरह से हम एक समाज के एक दिशा दिखाने वाले, या समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उभर सकते हैं। तो लेकिन ये एक ऐसी कला है जिसके लिए हमें बुद्धि, ज्ञान की परिपक्वता, यहाँ पर पता चलता है कि हमारी कितना हमें नॉलेज है,
हमें ज्ञान कितना है, हमारी बुद्धि कितना काम करती है, हम कितने परिपक्व हैं, और विचारों की विविधता कितनी है हमारे अंदर, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम केवल एक तरह के विचार तो हम रखेंगे तो हमें कट्टरपंथी कहा जाएगा, यानी कि हम कट्टर होंगे। लेकिन समय के हिसाब से हमें अपने विचारों में भी विविधताएं रखनी चाहिए। तो जैसे विविधता, विचारों की विविधता, हमें विषय का ज्ञान कितना है, किस टॉपिक पर हम लिख रहे हैं, अभिव्यक्ति की शक्ति, यानी कि अभिव्यक्त करने की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत एक तरह से बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, लेकिन वो अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाता, वो अपनी बात को कह नहीं पाता, वो अपनी बात को लिख नहीं पाता। तो वही चीज है, अभिव्यक्ति की शक्ति भी होनी चाहिए। और दूसरा, भाषा पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आप पत्र लिख रहे हैं, आप बड़े हैं या आप छोटे हैं, आपको भाषा पर आपका कंट्रोल होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा शब्द लिखना है, कहाँ पर कौन सा शब्द नहीं लिखना है, किस तरह से आप उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसके बिना हमारे पत्र अत्यंत साधारण होंगे, और अगर हम ये सब चीजें नहीं करेंगे तो इसके बिना हमारे पत्र जो है बहुत ही साधारण होंगे। पत्र केवल हमारे कुशल समाचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही नहीं है, यानी कि पत्र केवल इसलिए नहीं होते कि हम अपनी कुशल से पूछें या अपने बारे में बताएं, ठीक है ना, वो बल्कि उसके द्वारा वैज्ञानिक युग का संपूर्ण कार्य व्यापार चलता है। आज के समय को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक युग कहते हैं। और वैज्ञानिक युग जो है वो इसी के माध्यम से चलता है, यानी कि कोई भी परमिशन लेनी हो, कोई भी एक तरह से शिकायत करनी हो, अभी आप आगे देखेंगे कि मैं कितने सारे प्रकार आपको पत्रों के बताऊंगी, तो बहुत सारी चीजें पत्रों के माध्यम से ही चलती है। इसकी आवश्यकता और उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। किसकी, पत्र की। भले ही हम कितने मॉडर्न हो गए हैं, भले ही हमारे पास अब स्मार्टफोन हो गए हैं, भले ही हम वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने रिश्तेदारों से, अपने नातेदारों से, अपने जो मित्रों से बात कर लेते हैं, उनको बहुत दूरी पर भी हम उनसे जो है संपर्क साध सकते हैं। लेकिन जो एक पत्र व्यवहार का जो एक तरीका है, यानी कि इससे इसकी उपयोगिता, पत्र की उपयोगिता, भले ही आम जनजीवन में इसका जो उपयोग है वो थोड़ा सा कम हो गया होगा, लेकिन इसका जो, इसकी उपयोगिता को हम नकार नहीं सकते, पत्रों की उपयोगिता को हम नहीं नकार सकते। इसे लिखने और इसके आकार की पूरी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है कि किस तरह से किसी पत्र को लिखा जाए, किस तरह से किसी पत्र को आप एक तरह से आकार देंगे, कितना उस पत्र में लिखेंगे, क्या कुछ लिखेंगे, इसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पत्र जो है हमारे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम का एक हिस्सा है, जिसमें दोनों तरह के पत्र हमें पढ़ने हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो इसके बाद जो है क्लास 11th क्लास 12th में आपको पत्र लेखन नहीं आता, ये लास्ट क्लास है जहां आपको पत्र लेखन जो है करना है, पत्र लिखना है एग्जाम में। तो यहाँ पे आपसे उम्मीद की जाती है कि क्लास 10th तक आते आते आप किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करेंगे पत्र लिखने में, पूरे के पूरे 4 नंबर आप उससे लेकर आएंगे। तो उसके लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डिटेल में पत्रों के बारे में बता रही हूँ। और वैसे भी इस टॉपिक को हमने आगे शुरू करना ही था। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि पत्र जो है आप तो इसके बाद हम यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि इसके लिखने और आकार की जो पूरी जानकारी होना हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इसके लेखन की कुछ विशेषताएं हैं, पत्र लेखन की कुछ विशेषताएं हैं जो इस तरह से है, जैसे सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, ठीक है ना, ये विशेषताएं हैं पत्र की। कुछ विशेषताएं पत्र की है, जैसे सरलता, इनकी पत्र की भाषा हमेशा सरल, सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, इसमें कठिन एवं साहित्यिक शब्दों का, यानी कि साहित्य से संबंधित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जटिल और क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से पत्र हमेशा निरस एवं प्रभावहीन हो जाते हैं। उसके बाद जैसे स्पष्टता है, आप जो भी बात कहें यदि वह स्पष्ट, समधुर होगा तो पत्र उतना ही इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा।
और भारी भरकम जो शब्द है उनका प्रयोग जो है और अप्रचलित शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। संक्षिप्तता, संक्षिप्तता यानी कि छोटा रूप। आपने देखा होगा ऐसा नहीं होता कि अगर आपको पत्र लिख रहे हैं आप किसी को, तो वहां पे आप 10 पेज जो है उसमें लिख दें। उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी कि आप बहुत सारी अपनी बात को कैसे कम शब्दों में स्पष्ट तरीके से कहें, वो आपका होना चाहिए। यानी कि अनावश्यक विस्तार उसमें नहीं होना चाहिए। जितना संक्षिप्त एवं गठा हुआ होगा तो वो उतना ही ज्यादा सामने वाले पर अपना प्रभाव छोड़ेगा। ठीक है ना। तो क्या होता है कि संक्षिप्तता का अर्थ यह नहीं होता कि पत्र जो है अपने आप में पूर्ण ना हो, कि आप पत्र को छोटा करने के कारण जो है ऐसा नहीं करना कि पत्र आप पूर्ण ना करें उसको, यानी कि बहुत सारे जो व्यर्थ के शब्द जाल हैं उससे मुक्त रखना चाहिए। यानी कि जो आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही हैं और कैसे आप उन सब बातों को कम करके लिखते हैं, जरूरी चीजों को आप लिखते हैं, वही है पत्रों की संक्षिप्तता। उसके बाद देखिए प्रभाव उत्पादकता, यानी कि कितना प्रभावशाली आपका पत्र है, कितना इफेक्ट डालने वाला आपका जो पत्र है। तो जैसे हमने कहा कि पत्र की शैली प्रभावित हो तभी एक तरह से पत्र लेखन सफल माना जाता है। यानी कि अगर सामने वाले पर उसका इफेक्ट पड़ा प्रभाव पड़ा तो ही वो एक तरह से सफल मानी जाती है। तो जैसे वाक्यों का आपने नियोजन कैसे करना है, वाक्यों का चुनाव कैसे करना है, शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, मुहावरों का प्रयोग कैसे करना है, ठीक है ना, और अच्छी भाषा के गुण आपने उसमें कैसे लाने हैं। तो ये सारी चीजें आप जो है उसमें लिखे, तभी ये जो है प्रभावोत्पादक होगा। आकर्षकता और मौलिकता, आकर्षक होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ठीक है ना। आदर्शकता यानी कि पत्र आकर्षक होना, आकर्षकता यानी कि पत्र आकर्षक होना चाहिए। विशेषकर जब हम व्यापारिक पत्र लिखते हैं या कार्यालयी पत्र लिखते हैं तो एक तरह से बहुत स्पष्ट रूप से, स्वच्छ रूप से उसमें अगर आप टाइप करके लिखते हैं तो वो होना चाहिए। ठीक है ना। यही उसकी मौलिकता है। और उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया उद्देश्य पूर्णता। पत्र में कोई भी आप कथन यानी कि कोई भी बात आप कह रहे हैं, कोई भी मंतव्य यानी कि कोई मन की बात आप कह रहे हैं, तो वह स्वतः संपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि वो पूरी होनी चाहिए। उसको पढ़ने के बाद, यानी कि अगर आपका पत्र कोई पढ़ता है तो उसको पढ़ने के बाद उस व्यक्ति में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा या शंका या स्पष्टीकरण की आवश्यकता शेष नहीं रहनी चाहिए। यानी कि अगर आप पत्र किसी को लिखते हैं तो आप उस पढ़ने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए आखिर कहना क्या चाहते हो, ठीक है ना, क्या क्या कहना चाहते हो, क्या कहने की कोशिश की गई है, बताना क्या चाहते हो। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और जैसे हमने कहा कि वह अप्रकट या अपूर्ण रह जाता है किस तरह से, लेकिन जो हम फिजूल की बातें हैं वो उसमें नहीं होनी चाहिए। जो कथ्य है यानी कि जो कथन है, जो कहा जा रहा है, वो अपने आप में पूर्ण, उद्देश्य पूर्ण या उद्देश्य की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये पत्र की इसकी आवश्यक बातें मैंने आपको बताई पत्र से संबंधित। अब स्पष्टता और चिन्हांकन, ठीक है, तो ये सब चीजें भी बिल्कुल उसी तरह से हैं कि स्पष्टता होनी चाहिए, चिन्हांकन होना चाहिए, यानी कि कुछ आप चिन्हांकन का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। किसी भी पत्र को लिखते वक्त जैसे हमने आपको बताते कि यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, यहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाना है, यहाँ पे आपको अल्प विराम लगाना है, यहाँ पे आपको अर्ध विराम लगाना है, यहाँ पे आपको एक तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो इन सब चीजों का, क्योंकि इससे क्या होता है, जब तक आप जो चिन्हांकन सही से नहीं करते हैं, यानी कि आप विराम चिन्हों का प्रयोग सही से नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो पत्र आप लिख रहे हैं उसके अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। यानी कि अगर आपने सही तरीके से पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग अगर नहीं किया है, सही तरीके से पत्र में अगर आपने चिन्हांकन नहीं किया है, तो फिर आप पत्र जो है आपका अर्थ का अनर्थ कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि हर नए विचार के लिए आपको पैराग्राफ बदलना पड़ेगा, अल्प विराम लगाना पड़ेगा,
अर्ध विराम का जरूरत जहां पर होगी उसका यूज करना पड़ेगा, पूर्ण विराम की जरूरत जहां पे होगी उसका यूज करना पड़ेगा, कोष्टक की जहां पर जरूरत होगी उसका प्रयोग करना पड़ेगा। इसी से पत्र कला में निखार आता है। यानी कि इस तरह से मैंने आपको 8 पॉइंट यहाँ पर बताए कि कैसे आप एक अच्छा पत्र लिख सकते हैं, यानी कि पूरे 4 में से 4 नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कुछ और चीजें हैं यहाँ पर पत्र से संबंधित, पत्र के अंग, यानी कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। कोई पार्ट ऐसा है, कोई ऐसा अंग जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है। तो सबसे जरूरी टॉपिक है ये पत्र के अंग। अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो उसमें पत्र के का कोई भी पार्ट जो है स्किप नहीं होना चाहिए, कोई भी अंग जो है स्किप नहीं होना चाहिए, जिससे आपके पत्र में आपके नंबर कट सकते हैं। क्योंकि इस चीज का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अगर आपने पता नहीं लिखा है, अपने संबोधन नहीं लिखा, अपने अभिवादन नहीं लिखा है, अपने जो विषय है उसको सही से नहीं लिखा है, अपने बाकी सब चीजें जो है वो सही से नहीं लिखी है, तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कहा कि पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। विषय, संदर्भ, व्यक्ति और क्षेत्र के अनुसार अनेक प्रकार के पत्रों को लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे व्यावसायिक पत्र होते हैं उनको औपचारिक कहते हैं, निजी पत्रों को अनौपचारिक कहते हैं। तो देखिए सबसे पहला, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, प्रेषक का नाम अगर आप और पता, अगर आप कोई भी व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं, ठीक है ना, व्यावसायिक पत्र या आप अगर कोई भी कार्यालयी पत्र लिख रहे हैं, तो सबसे ऊपर जो है आप पत्र लिखने वाले का पता दिया होता है, ताकि पाने वाला पत्र देखते ही समझ जाए कि पत्र किसने भेजा है और कहां से आया है। प्रेषक का नाम ऊपर की ओर दाएं कोने में लिखा जाता है। पते के नीचे टेलीफोन नंबर तथा उसके नीचे दिनांक के लिए स्थान निर्धारित रहता है। सरकारी पत्रों में उसके जो सरकारी पत्र होते हैं ना, उसमें इस तरफ, ठीक है ना, यहाँ तो जो है आपका पता आएगा, सब कुछ चीजें आएंगी, एड्रेस आएगा, और इस तरफ बाईं ओर जो है पत्र संख्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये सरकारी पत्रों में होता है आपका। और इस तरफ जो है, जैसे मैंने आपको बताया, पता लिखा जाता है। उसके बाद जो है पाने वाले का नाम और पता। पाने वाले में जो प्रेषक के बाद पृष्ठ के बाईं ओर आपको पाने वाले का नाम, पता लिखना चाहिए। जैसे हमने कहा, नाम की जगह केवल कभी कभी आप पदनाम भी लिखते हैं, जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ठीक है ना। तो कभी कभी आप नाम और पदनाम दोनों लिखते हैं, कभी कभी आप केवल नाम लिखते हैं, कभी आप पदनाम लिखते हैं। अर्थात पाने वाले का पूरा विवरण, जैसे नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, स्थान, जिला, शहर, पिन कोड आदि। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, अपने स्कूल का नाम, जैसे कोई भी आपके स्कूल का नाम है, फिर उसके बाद आपके स्कूल का एड्रेस, फिर उसके बाद वहाँ का जो पिन कोड है आपके डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि आपके शहर का और आपके इलाके का, ठीक है, वो आप लिखते हैं। उसके बाद आपका आता है विषय। जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें केवल ये आवश्यक होता है, ये पॉइंट जो है, अगर आप चाहें तो इसको मैं अलग अलग भी आपको बता दूंगी आगे जब आप क्लासेस लेंगे। अभी तो केवल मैं आपको पेपर डिस्कस कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो जो विषय होता है ये केवल औपचारिक पत्रों में होता है, ठीक है ना। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, कार्यालयी पत्र होते हैं, व्यवसायिक पत्र होते हैं, शिकायती पत्र होते हैं, आपके एक तरह से आवेदन पत्र होते हैं, तो उसमें केवल आपके ये विषय लिखे जाते हैं। और उस विषय को अत्यंत संक्षेप में पाने वाले के नाम, पते के पश्चात बाईं ओर से विषय शीर्षक देखकर लिखना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, जब आप जो आपको कुछ भी जिस तरह से आप लिख रहे हैं, तो आप वहां से बाईं ओर से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है ना, बाईं ओर से लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद आपको संबोधन लिखना है। संबोधन क्या होता है, संबोधन आपका दोनों ही पत्रों में आता है। संबोधन आपका फॉर्मल लेटर में भी आता है, संबोधन आपका इनफॉर्मल लेटर्स में भी आता है। यानी कि संबोधन आपका जो है वो आपके औपचारिक पत्रों में भी आता है और संबोधन आपके अनौपचारिक पत्रों में भी आता है।
संबोधन में जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो जैसे महोदय, ठीक है ना, या महोदया। अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, ठीक है ना। और या फिर आप चाचा जी को लिख रहे हैं, मामा जी को लिख रहे हैं, मौसा जी को लिख रहे हैं, प्रिय मित्र अगर आप मित्र को लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैं अभी आपको डिटेल में आगे बताऊंगी बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर संबोधन उसके बाद लिखा जाता है, हम तो केवल पॉइंट्स यहाँ पर जान रहे हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले कहा कि प्रेक्षक का पता, फिर दूसरा हमने कहा पत्र पाने वाले का पता, उसके बाद हमने प्रेक्षक जो होता है, यानी कि जो पत्र एक तरह से लिख रहा है, पत्र लिख रहा है जो, उसको प्रेक्षक कहा जाता है। तो प्रेक्षक के बाद हमें पत्र पाने वाले का पता बाईं ओर लिखते हैं, हम पदनाम लिखते हैं और बाकी चीजें लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं विषय, किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद हम लिखते हैं संबोधन, किसको आप पत्र लिख रहे हैं, किसको संबोधित करेंगे आप, ठीक है ना। अगर आप कहीं और लिख रहे हैं तो आप जैसे जैसे कार्यालय के लिए लिख रहे हैं तो उसमें मैंने बताया महोदया महोदया, ठीक है। तो वहां पर आप संबोधन लिखते हैं। उसके बाद संबोधन के बाद आपका जो आता है वो आता है विषय प्रवेश, यानी कि वहां पर जो मेन आपका विषय होता है उसको आप लिखते हैं संबोधन के बाद, जो विषय वस्तु होती है, ठीक है ना। विषय वस्तु, यहाँ पे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, विषय वस्तु, विषय वस्तु को आप लिखेंगे इसके बाद, संबोधन के बाद, यानी कि जो आपने विषय बताया था ना उसको आप यहाँ पर डिटेल में लिखेंगे, विषय वस्तु लिखेंगे। उसके बाद समापन, कैसे आप पत्र का समापन करेंगे, किस तरह से आप पत्र को समाप्त करेंगे, वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप हस्ताक्षर करेंगे और उस तरह से आपका ये पत्र समाप्त हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर सबसे पहले कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं पत्र के विषय में, जो आवश्यक चीजें हैं वो हमने डिस्कस की, और बाकी के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, यानी कि जो पत्र से संबंधित, यानी कि पत्र के प्रकार जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उसको मैं आपके नेक्स्ट सेशन में आपके लिए डिस्कस करूंगी। तो इस तरह से हमारा ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।